एक आम दिन की कल्पना करते हैं। कोई सड़क पर चल रहा है, गाड़ियों की आवाजें हैं और धूप की रोशनी है। हाँ, आसपास के लोगों की बातें भी हैं। बिल्कुल, हवा का तापमान है और जूतों के नीचे जमीन का एहसास है। एक शोध के मुताबिक हर एक सेकंड में दिमाग लगभग 1,10,00,000 यानी 11 मिलियन बिट्स इंफॉर्मेशन इन सभी चीजों से रिसीव करता है। अरे वाह, 11 मिलियन बिट्स हर सेकंड। हाँ, और सबसे हैरानी की बात यह है कि जो कॉन्शियस माइंड है ना, यानी हमारी जागरूक चेतना, वो एक सेकंड में सिर्फ और सिर्फ 40 बिट्स इंफॉर्मेशन ही प्रोसेस कर पाती है। हाँ, सिर्फ 40 बिट्स? ये तो बहुत ही कम है। सही में, अगर इसका मैथ्स लगाया जाए तो दिमाग 99.999% इंफॉर्मेशन को हर सेकंड फिल्टर करके हटा रहा है। मतलब हमें जो लगता है कि हम पूरी रियलिटी देख रहे हैं, वो असल में रियलिटी है ही नहीं। वही तो, वो सिर्फ एक एडिटेड ट्रेलर है, एक ऐसी फिल्म जिसके ज्यादातर सीन्स किसी के देखने से पहले ही कट हो चुके हैं। ये बहुत ही दिलचस्प पॉइंट है, और यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस ट्रेलर की एडिटिंग आखिर कर कौन रहा है? एग्जैक्टली, मेरा भी यही सवाल था। कौन फैसला करता है कि उस 11 मिलियन में से कौन से 40 बिट्स इस ट्रेलर में शामिल होंगे? आज हम जिस चर्चा में उतर रहे हैं उसका मकसद यही समझना है। इसमें ध्यान से बताया गया है कि कैसे नेपोलियन, लियोनार्डो डा विंची, निकोला टेस्ला और स्टीव जॉब्स जैसे लोगों ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके अपनी रियलिटी को खुद डिजाइन किया। और हमारा मिशन यहाँ किसी हवाई फिलोसॉफिकल थ्योरी पर बहस करना नहीं है। बिल्कुल नहीं, हम उस कॉग्निटिव सॉफ्टवेयर, उस दिमागी तकनीक को समझेंगे जिससे कोई भी रिएक्टिव माइंडसेट वाला इंसान एक स्ट्रैटेजिक जीनियस में तब्दील हो सकता है। हमारा दिमाग सिर्फ विचारों का गोडाउन नहीं है, ये हर सेकंड हकीकत को इंजीनियर कर रहा है। सही बात है। और जब ये मान लिया जाए कि रियलिटी सिर्फ एक एडिटेड ट्रेलर है, तो सबसे पहली जरूरत उस डायरेक्टर को पहचानने की होती है। हाँ, और सोर्स मटेरियल इस बात को बहुत खूबसूरती से समझाता है कि दिमाग एक खास मेंटल आर्किटेक्चर या ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है। इसके 3 अलग-अलग लेयर्स होते हैं। 3 लेयर्स? पहली लेयर कौन सी है? सबसे पहली और ऊपरी लेयर है सरफेस लेयर, यानी वो लगातार चलने वाली आवाज जो दिन भर दिमाग में गूंजती रहती है। ओह, जो हम खुद से बातें करते रहते हैं। बिल्कुल। दूसरी लेयर है पैटर्न रिकग्निशन सिस्टम, जो पिछले अनुभवों के आधार पर नई चीजों को ऑटोमेटिकली कैटेगराइज करती है। और तीसरी और सबसे गहरी लेयर है रियलिटी कंस्ट्रक्शन सिस्टम। पर यहाँ सबसे बड़ी चुनौती ये आती है कि ज्यादातर लोग अपने बचपन में या इस समाज द्वारा इंस्टॉल किए गए डिफॉल्ट प्रोग्रामिंग पर जिंदगी बिता रहे हैं। डिफॉल्ट प्रोग्रामिंग? ये बहुत भयानक लग रहा है सुनने में। है ना? कहा गया है कि परसेप्शन यानी दुनिया को देखने के नजरिए के 4 फिल्टर्स हैं: अटेंशन डायरेक्शन, मीनिंग मेकिंग, पॉसिबिलिटी रिकग्निशन और आइडेंटिटी कंफर्मेशन। वेट, एक-एक करके इनको समझते हैं थोड़ा। हाँ, देखिए, अगर हम इन 4 फिल्टर्स के काम करने के तरीके को समझें तो यही तय करते हैं कि उस 11 मिलियन बिट्स में से कौन से 40 बिट्स अंदर आएंगे। एक उदाहरण से देखते हैं। मान लीजिए किसी का बिजनेस डूब गया। ओके, बड़ा नुकसान हो गया। अब अटेंशन डायरेक्शन तय करेगा कि ध्यान कहाँ जाएगा। क्या ध्यान इस बात पर है कि कितना पैसा डूब गया, या इस बात पर कि इस नाकामी से नया क्या सीखने को मिला? सही बात है। और दूसरा फिल्टर क्या था? मीनिंग मेकिंग। हाँ, यानी इस घटना का मतलब क्या निकाला जाए। क्या इसका मतलब यह है कि वो इंसान काबिल नहीं है, या इसका मतलब यह है कि मार्केट की स्ट्रैटेजी गलत थी? ये तो पूरा नजरिया ही बदल देगा। बिल्कुल। तीसरा, पॉसिबिलिटी रिकग्निशन, ये डिसाइड करता है कि उसके आगे क्या मुमकिन लगता है। और चौथा और सबसे ताकतवर फिल्टर है आइडेंटिटी कॉन्फर्मेशन। ये आइडेंटिटी कॉन्फर्मेशन कैसे काम करता है? ये फिल्टर हमेशा, चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसे सबूत ढूंढता है जो इंसान की खुद की आंतरिक पहचान को साबित कर सके। अगर कोई अंदर से खुद को एक हारा हुआ इंसान मानता है तो उसका दिमाग उसे हारने वाली रियलिटी ही दिखाएगा, भले ही सामने सुनहरे मौके क्यों ना खड़े हों। वाओ, मैं इस डिफॉल्ट प्रोग्रामिंग की तुलना ना एक स्मार्टफोन से करना चाहूंगा। सोचिए, एक नया स्मार्टफोन खरीदा गया है और इसमें बिना किसी परमिशन के कुछ ऐसे बैकग्राउंड एप्स इंस्टॉल हो गए हैं जो लगातार चल रहे हैं। हाँ, और बैटरी खत्म कर रहे हैं। वही तो, वो चुपचाप डेटा खा रहे हैं और पूरी बैटरी ड्रेन कर रहे हैं।
आमतौर पर होता यह है कि दिमाग में चलने वाली इस आवाज को ही लोग अपनी असली पहचान मान लेते हैं। सही कहा। तो ऐसे में किसी को ये कैसे पता चलेगा कि वो जो सोच रहा है वो उसके खुद के विचार हैं या समाज की दी हुई कोई बैकग्राउंड प्रोग्रामिंग? ये तो बहुत डरा देने वाली बात है कि शायद अपने ख्यालों की स्टीयरिंग किसी और के हाथ में है। ये वाकई थोड़ा डरावना है। और अगर ऐसा है तो इन ऐप्स को अनइंस्टॉल कैसे किया जाए? दिमाग में तो कोई सेटिंग्स का बटन होता नहीं जहां जाकर डिलीट दबा दिया जाए। ये एक बहुत ही गहरी बात है और यही वो जगह है जहां एक आम इंसान और एक स्ट्रेटेजिक जीनियस के दरमियान सबसे बड़ा फर्क समझ आता है। वो फर्क क्या है? सोर्स बताता है कि दिग्गज लोग इस डिफॉल्ट प्रोग्रामिंग से लड़ते नहीं हैं, ना ही वो इसे घबराते हैं। वो इसको सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं, एक दर्शक की तरह देखते हैं। मतलब वो आवाज को सुनते हैं पर उस पर रिएक्ट नहीं करते। बिल्कुल, वो नोटिस करते हैं कि किसी खास स्थिति में उनका दिमाग किस तरह ऑटोमेटिकली रिएक्ट कर रहा है। जब वो गुस्से में होते हैं या डर में होते हैं तो वो पॉज लेते हैं। पॉज लेना आसान नहीं होता उस वक्त। नहीं होता, पर यही जीनियस की पहचान है। फिर वो डेलिबरेटली यानी जानबूझकर इस मेंटल सॉफ्टवेयर को उन पैटर्न से रिप्लेस करते हैं जो उनके लक्ष्य को सपोर्ट करें। यानी उन्होंने उस बैकग्राउंड ऐप को फोर्स स्टॉप कर दिया। हाँ, वो आदत को पकड़कर उसकी जगह नया चिंतन शुरू करते हैं। यही उनका उस बैकग्राउंड ऐप को अनइंस्टॉल करके एक नया कस्टमाइज्ड ऐप डालने का तरीका है। और ये पूरी प्रक्रिया किसी एक चीज से शुरू होती है, तो वो है आइडेंटिटी यानी पहचान। आइडेंटिटी के मुद्दे पर सोर्स मटेरियल में एक ऐसी बात कही गई है जो पूरे नजरिए को पलट देती है। कहा गया है कि आइडेंटिटी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे दुनिया में भटक कर खोजा जाए। तो फिर क्या है? ये एक चॉइस है, एक चुनाव है जिसे इंसान खुद बनाता है। लोग अक्सर एक आइडेंटिटी रियलिटी फीडबैक लूप में फंसे रहते हैं। ये फीडबैक लूप क्या होता है? इसका मतलब ये है कि किसी व्यक्ति के पिछले अनुभव और रिजल्ट्स उसकी आज की आइडेंटिटी तय करते हैं। उस आइडेंटिटी के आधार पर वो फैसले लेता है और फिर वही फैसले दोबारा वैसे ही पुराने रिजल्ट्स पैदा करते हैं। ओह, एक चक्कर बन जाता है। हाँ, ये एक ऐसी लूप बन जाती है जिसे तोड़ना नामुमकिन सा लगने लगता है। लेकिन जीनियसेस रिजल्ट्स का इंतजार नहीं करते। वो पहले अपनी आइडेंटिटी चुनते हैं और फिर उस नए किरदार के अनुसार एक्शन लेते हैं। और इस सब में उनके विचार सबसे बड़ा हथियार बताए गए हैं। एक आम दिमाग दिन में करीब 60,000 विचार पैदा करता है। 60,000? ये फिगर तो सच में दिमाग घुमा देने वाला है ना? और जिसमें से 95% विचार सिर्फ कल के विचारों का ही बिना सोचे समझे दोहराव होते हैं। यानी कल जो सोचा वही आज सोच रहे हैं। बिल्कुल। अगर इसे एक बड़े पैमाने पर समझा जाए तो ये थॉट्स सिर्फ दिमागी हिलचुल नहीं है, ये हकीकत को घड़ने के हथियार हैं। मतलब हम अपने ही थॉट से अपनी रियलिटी बना रहे हैं। सही पकड़ा। जब हम दिन के 60,000 विचारों में से 95% वही सोच रहे हैं जो कल सोचा था, तो आज की रियलिटी कल की रियलिटी से अलग कैसे हो सकती है? वो तो बस एक पुरानी फिल्म का नया शो हो गया। तो जो दिग्गज होते हैं वो इसको तोड़ते हैं। हाँ, स्ट्रेटेजिक जीनियसेस इस दोहराव के साइकिल को तोड़ते हैं। वो समझते हैं कि उनके विचार एक बहुत ही सटीक औजार, एक प्रिसिजन टूल है। वो दिमाग में आने वाले विचारों की गिनती पर नहीं, बल्कि उनकी क्वालिटी और उनकी धार पर फोकस करते हैं। सोर्स मटेरियल में ना इस विचार वाले पॉइंट पर एक बहुत ही मजेदार एनालॉजी दी गई है। हाँ? हर दिन 60,000 रैंडम विचारों का ऐसे ही ध्यान भटकाने के लिए इस्तेमाल करना वैसा ही है जैसे किसी फरारी कार को सुपरमार्केट में एक शॉपिंग कार्ट की तरह इस्तेमाल करना। अरे वाह, क्या एनालॉजी है। सोचिए, एक फरारी जिसमें आग लगाने वाली स्पीड और पावर है, उसमें सब्जियां रखकर धीरे धीरे ढकेलना कितनी बड़ी बेवकूफी लगेगी। बिल्कुल बेवकूफी है। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा पुशबैक देना चाहूंगा। अगर कोई व्यक्ति अभी सच में जिंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है, किसी का पूरा बिजनेस तबाह हो गया है या पर्सनल लाइफ पूरी तरह बिखरी हुई है, तो वो सिर्फ सोचकर अपनी आइडेंटिटी कैसे बदल सकता है? ये सवाल जरूर उठता है कि ये प्रैक्टिकली कैसे होगा। हाँ। क्या शीशे के सामने खड़े होकर खुद को जीनियस बोलना सिर्फ एक टॉक्सिक पॉजिटिविटी या ख्याली पुलाव पकाना नहीं हो जाएगा? मैं सुलझन को समझती हूँ और सोर्स इस बात को बहुत सफाई से क्लियर करता है कि ये किसी भी तरह से पॉजिटिव थिंकिंग या फैंटेसी नहीं है। तो फिर ये है क्या? कहाँ एक ख्याली दुनिया में जीना हो और कहाँ इसे, जिसे सोर्स ने कॉग्निटिव आर्किटेक्चर रिकंस्ट्रक्शन का नाम दिया है, उसे हकीकत में उतारना। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक सेकंड, थोड़ा यहीं ठहरते हैं। कॉग्निटिव आर्किटेक्चर रिकंस्ट्रक्शन, ये शब्द सुनने में तो किसी बड़ी साई-फाई मूवी के टेक्निकल जार्गन जैसा लग रहा है। हाँ, बिल्कुल लगता है।
इसे अगर बिल्कुल आसान शब्दों में समझना हो कि असल जिंदगी में एक आम इंसान इसको करेगा कैसे, तो इसका क्या मतलब होगा? चलिए इसको आसान बनाती हूँ। फैंटेसी या टॉक्सिक पॉजिटिविटी का मतलब है मुश्किल को देखकर आंखें बंद कर लेना और खुद से झूठ बोलना कि सब ठीक है, जो कि आजकल बहुत लोग करते हैं। हाँ, लेकिन कॉग्निटिव आर्किटेक्चर रिकंस्ट्रक्शन एक प्रैक्टिकल अप्रोच है। एक जीनियस जब किसी मुश्किल हालात में होता है तो वो झूठी तसल्ली नहीं देता। तो वो क्या करता है? वो अपने आप से एक सटीक सवाल पूछता है, अगर मैं पहले से ही वो सफल और काबिल इंसान होता जो मैं बनना चाहता हूँ, तो इस बिखरी हुई स्थिति में मेरा अगला कदम क्या होता? ओह वाओ, ये नजरिया ही बदल देता है। और फिर चाहे अंदर से कितना भी डर लग रहा हो, वो ठीक वही डिसीजन लेता है जो उसकी वो आइडियल आइडेंटिटी लेती। ये महज सोचना नहीं है, ये अपने हाईएस्ट पोटेंशियल को एक्शंस के जरिए एक्टिवेट करना है। मतलब एक्शन से प्रूफ करना पड़ेगा। बिल्कुल। जब एक नए नजरिए से लगातार ऐसे छोटे छोटे फैसले लिए जाते हैं तो दिमाग को नए नतीजे, नए सबूत मिलने लगते हैं और वहां से हकीकत का नया फीडबैक लूप शुरू हो जाता है। आइडेंटिटी ख्यालों से नहीं, एक्शन से साबित होती है। ये एक खूबसूरत मैकेनिज्म है। तो चलिए मान लिया कि किसी ने नई आइडेंटिटी चुन ली और नए विचारों को चुनने की तकनीक भी समझ ली, लेकिन जिंदगी के मैदान में आते ही एक बहुत बड़ी प्रैक्टिकल रुकावट सामने खड़ी हो जाती है। आप इमोशंस की बात कर रहे हैं ना? हाँ, हमारी भावनाएं यानी इमोशंस और हमारा लगातार भटकता हुआ ध्यान। आमतौर पर इमोशंस को किसी लाचार स्थिति की तरह देखा जाता है। सही बात है। लेकिन सोर्स मटेरियल कहता है कि इमोशंस दुश्मन या कमजोरी नहीं है, बल्कि एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है। जैसे कि डर यानी फियर किसी को डराने के लिए नहीं आता, बल्कि ये बताने आता है कि अभी किस चीज की तैयारी करनी बाकी है। ओह, ये बहुत ही अलग नजरिया है। और गुस्सा ये इशारा करता है कि कहाँ इंसान को अपनी बाउंड्रीज, अपनी हदें तय करने की जरूरत है। और फ्रस्ट्रेशन सिर्फ चिड़चिड़ापन नहीं है, ये एक डैशबोर्ड की वार्निंग लाइट है जो बताती है कि अब किसी रणनीति को बदलने का वक्त आ गया है। मतलब हर इमोशन एक मैसेज दे रहा है। बिल्कुल। इसके साथ ही सोर्स ने फोकस को सिर्फ एक जगह ध्यान लगाने वाला कंसंट्रेशन नहीं कहा, बल्कि इसे रियलिटी सिलेक्शन का नाम दिया है, क्योंकि जहां ध्यान जाएगा वही चीज रियलिटी का रूप लेगी। फोकस के इस कॉन्सेप्ट को सोर्स ने और भी बारीकी से खोला है। अटेंशन यानी ध्यान देने के 3 अलग-अलग सिस्टम्स बताए गए हैं। पहला है ओरिएंटेशन, यानी ध्यान को किस दिशा में मोड़ना है, शोर शराबे में से किस आवाज को चुनना है। ओके, यानी पहला कदम डायरेक्शन तय करना। हाँ। दूसरा है कंसंट्रेशन, यानी जो चुन लिया गया है उस पर कितनी गहराई से ध्यान दिया जा सकता है ताकि बाकी सब धुंधला हो जाए। और तीसरा है सस्टेनिंग, यानी उस गहरे ध्यान को कितनी देर तक बिना टूटे बरकरार रखा जा सकता है। ये सस्टेनिंग वाला पार्ट तो आजकल सबसे मुश्किल है स्मार्टफोन्स के जमाने में। वही तो। आमतौर पर लोग अपना सिर्फ 10% ध्यान जरूरी कामों पर देते हैं और बाकी 90% ध्यान छोटी छोटी डिस्ट्रैक्शंस, नोटिफिकेशंस या बेवजह की बातों में वेस्ट कर देते हैं। सिर्फ 10%? ये नंबर्स बहुत डरावने हैं। हाँ, और जबकि दिग्गज लोग इस नंबर्स के खेल को पूरी तरह पलट देते हैं। वो अपना 80% ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने सबसे बड़े लक्ष्य पर लगाते हैं। ये 10% और 80% के नंबर्स सुनने में तो बहुत मैथमेटिकल और आसान लगते हैं, लेकिन मैं फिर से यहाँ भावनाओं वाले पॉइंट पर एक मुश्किल सवाल उठाना चाहता हूँ। पूछिए, क्या सवाल है? अक्सर देखा गया है कि लोग या तो अपनी इमोशंस को ठीक दिखने के चक्कर में पूरी तरह दबा देते हैं, या फिर उसके इतने गुलाम बन जाते हैं कि रोने लगते हैं या गुस्से में चीजें तोड़ने लगते हैं। हाँ, अक्सर ऐसा ही होता है। तो जब कोई व्यक्ति किसी गहरी चोट, किसी अपने के दिए दुख या किसी बहुत बड़े धोखे की वजह से इंतहाई गुस्से से गुजर रहा हो, तो उस वक्त उस भयानक तूफान जैसे इमोशन से स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस निकालना क्या सच में प्रैक्टिकली पॉसिबल है? उस पल में तो सिर्फ आग या दर्द होता है। सही बात है। उस वक्त दिमाग ठंडे तरीके से सोचने की हालत में नहीं होता। पर यही चोट खाने का तरीका ना एक आम व्यक्ति को जीनियस से अलग करता है। कैसे? सोर्स बहुत स्पष्ट करता है कि जीनियसेस इमोशंस को अपना एडवाइजर यानी सलाहकार मानते हैं, अपना कमांडर नहीं। एडवाइजर और कमांडर का फर्क समझना पड़ेगा यहाँ। देखिए, एक कमांडर आदेश देता है और गुलाम चुपचाप मानता है। एक एडवाइजर सिर्फ सलाह देता है, फैसला फिर भी इंसान का अपना होता है। जब एक जीनियस किसी गहरे दुख या एक्सट्रीम गुस्से में होता है तो वो उस एनर्जी को ना तो दबाता है और ना ही किसी पर चिल्लाकर उस एनर्जी को बर्बाद करता है।
तो वो उस गुस्से का करता क्या है? वो उस इमोशनल एनर्जी, उस दर्द को फ्यूल में यानी ईंधन में कन्वर्ट कर लेता है। अगर कोई धोखा मिला है और गुस्सा है तो वो उस गुस्से की तापिश को एक ऐसा मजबूत सिस्टम बनाने में लगाएगा जिससे कोई दोबारा उसके साथ वैसा ना कर सके। ओह, यानी वो पेन को यूज कर रहा है। बिल्कुल, वो इमोशनल पेन को सहता है और उसे अपने काम की स्पीड बढ़ाने या किसी नए प्रोजेक्ट के इंजन में डाल देता है। गुस्सा और दर्द जब सही दिशा में चैनल हो जाएं, तो दुनिया के सबसे ताकतवर फोकस को पैदा कर सकते हैं। अगर इस बात को आगे बढ़ाएं तो फोकस और एनर्जी के बीच एक गहरा रिश्ता नजर आता है, क्योंकि अगर ध्यान लगाना है, अगर 80% फोकस मेंटेन करना है और इन भारी भावनाओं को ईंधन बनाना है, तो दिमाग और शरीर को लगातार ताकत की जरूरत पड़ेगी। हाँ, एनर्जी के बिना तो फोकस टूट जाएगा। एक पॉइंट के बाद थकान तो होती ही है। बिना थके इस फोकस को मेंटेन कैसे किया जाए? यहाँ सोर्स हमें टाइम मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट से बाहर निकालकर एनर्जी सुप्रीमेसी की तरफ ले जाता है। एनर्जी सुप्रीमेसी, ये नया टर्म लग रहा है। हाँ, कहा गया है कि घंटियों और मिनट को मैनेज करने से कहीं ज्यादा जरूरी है अपनी एनर्जी को मैनेज करना। ये एनर्जी 4 अलग-अलग लेवल्स पर काम करती है। वो 4 लेवल्स क्या है? पहला है फिजिकल, यानी कितनी नींद ली और कैसा खाना खाया। दूसरा है मेंटल, यानी कितने ज्यादा डिसीजंस लेने से दिमागी थकान हुई। तीसरा है इमोशनल, यानी आसपास के रिश्ते और माहौल कितना टॉक्सिक या सपोर्टिव है। और चौथा? और चौथा स्पिरिचुअल, यानी किस मकसद के लिए ये सब किया जा रहा है। थकान और नींद की कमी के बावजूद सिर्फ अपनी विल पावर के सहारे रोज लगातार काम करते रहना वैसा ही है जैसे एक मॉडर्न रेस कार को साइकिल के इंजन और ईंधन पर चलाने की कोशिश करना। अरे, साइकिल के इंजन से रेस कार कैसे चलेगी? एक ना एक दिन वो रेस कार बीच रास्ते में धुआं छोड़कर रुकी जाएगी। सही बात है। और यहाँ जो चर्चा हुई है कि डिसीजन से मेंटल एनर्जी ड्रेन होती है, वहीं पर दिग्गज लोगों का चुनाव करने का तरीका सामने आता है। हर छोटा चुनाव, क्या खाना है, किस ईमेल का रिप्लाई अभी करना है, ये सब रियलिटी को शेप करता है। हाँ, छोटे डिसीजंस भी एनर्जी लेते हैं। आम व्यक्ति ना आराम यानी कंफर्ट को चुनता है, क्योंकि आराम वाले डिसीजंस में दिमागी एनर्जी कम खर्च होती है। लेकिन रणनीतिक दिग्गज 6 डायमेंशनल चॉइस इवैल्यूएशन सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। 6 डायमेंशनल, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स साउंड कर रहा है। ये लोग किसी भी फैसले को, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, 6 आयामों यानी डायमेंशंस में देखते हैं। पहला आयाम है इमीडिएट रिजल्ट, यानी इस पल में इसका क्या नतीजा निकलेगा। दूसरा इंटरमीडिएट, यानी आने वाले कुछ महीनों में इसका क्या असर होगा। तीसरा लॉन्ग टर्म, यानी 5 या 10 साल बाद इसका क्या परिणाम होगा। और बाकी के 3? चौथा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी इस एक चीज को चुनने के लिए किन दूसरी चीजों की कुर्बानी देनी पड़ेगी। पांचवा स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग, यानी इस फैसले के बाद हालात में हमारी जगह कितनी मजबूत होगी। और छठा आइडेंटिटी अलाइनमेंट, क्या ये फैसला उस नए और बेहतर किरदार के साथ मेल खाता है जो बनना तय किया गया था। मैं इस 6 डायमेंशनल सिस्टम को थोड़ा और खोलना चाहूंगा, खास तौर पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग वाले हिस्से को। अगर हम इसको शतरंज यानी चेस खेलने के एक उदाहरण से समझे तो ये बहुत आसान हो जाएगा। हाँ, चेस की एनालॉजी यहाँ एकदम फिट बैठेगी। एक नया खिलाड़ी जो अभी शतरंज सीख रहा है वो सिर्फ अपनी अगली चाल देखता है। वो देखता है कि अगर मैं घोड़ा आगे करूं तो सामने वाले का प्यादा मर जाएगा। ये हुआ इमीडिएट कॉन्सिक्वेंस। सही। लेकिन एक ग्रैंड मास्टर जब वही घोड़ा आगे करता है तो उसकी नजर उस एक प्यादे पर नहीं होती। वो ये देखता है कि ये एक चाल चलने से उसकी आगे की 10 चालों के ऑप्शंस यानी उसकी स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग कैसे खुल जाएगी। और वहीं पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी आता है। बिल्कुल, वो ये भी देखता है कि इस एक चाल को चलने का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, यानी वो इस वक्त किस दूसरी चाल को छोड़ रहा है। वो सिर्फ आज के छोटे फायदे नहीं देखता, वो आने वाले कल का पूरा बोर्ड देखता है। ये शतरंज का उदाहरण इस मुद्दे की जान है। और अगर इस एनालॉजी को एक कदम और आगे ले जाएं, तो स्ट्रेटेजिक जीनियसेस ऐसी चालें चलते हैं जो कंपाउंड वैल्यू पैदा करती हैं। कंपाउंड वैल्यू, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट होता है? हाँ, बिल्कुल वैसा ही। कंपाउंड वैल्यू का मतलब है एक ही तीर से कई शिकार करना। मान लीजिए किसी व्यक्ति को एक पब्लिक स्पीकिंग इवेंट का ऑफर आता है। एक आम इंसान देखेगा कि इसमें टाइम कितना लगेगा और पैसे कितने मिलेंगे। वही सबसे पहले देखा जाता है।
लेकिन जीनियस इसको 6 डायमेंशंस में देखेगा। वो समझेगा कि इस इवेंट से उसकी बोलने की स्किल बेहतर होगी, उसके नए कनेक्शंस बनेंगे और मार्केट में उसकी पहचान एक अथॉरिटी की तरह बनेगी। यानी एक इवेंट से लॉन्ग टर्म फायदे ही फायदे। एग्जैक्टली एक ही एक्शन उसकी लॉन्ग टर्म पोजीशन को कई दिशाओं में मजबूत कर देता है। इससे ना सिर्फ उसकी एनर्जी बचती है, बल्कि उसके काम का असर कई गुना बढ़ जाता है। तो अब तक की इस चर्चा में ये क्लियर हो गया कि अंदर के मेंटल आर्किटेक्चर को कैसे ठीक करना है, एक नई आइडेंटिटी कैसे बनानी है और इमोशंस को ईंधन बनाते हुए डिसीजंस कैसे लेने हैं। हाँ, अंदर का सिस्टम तो पूरा सेट हो गया। लेकिन किसी के अंदर का दिमाग कितना भी ठीक क्यों ना हो, बाहरी दुनिया का सामना तो करना ही पड़ता है। बाहरी दुनिया जहां असफलता का रिस्क है, दूसरे लोग हैं जिनके अपने अलग इरादे हैं, और सबसे बड़ी चीज वक्त यानी टाइमिंग का बड़ा खेल है। बाहरी दुनिया बहुत अनप्रेडिक्टेबल होती है। सोर्स मटेरियल कहता है कि दुनिया में रिस्क फ्री जैसा कुछ होता ही नहीं है। डर के मारे कुछ ना करना यानी एक ही जगह रुके रहना ही अक्सर सबसे बड़ा रिस्क बन जाता है, क्योंकि दुनिया आगे निकल जाती है। हाँ, वो एक कोड भी है ना, इनएक्शन इज द बिगेस्ट रिस्क। बिल्कुल। जीनियसेस रिस्क को किसी नुकसान या खतरे के चश्मे से नहीं, बल्कि फ्यूचर पोजीशनिंग के नजरिए से देखते हैं। इसके अलावा टाइमिंग के बारे में बताया गया है कि दुनिया की हर चीज साइकिल्स यानी चक्रों में चलती है। मार्केट के साइकिल, ट्रेंड के साइकिल, लोगों के बदलते मूड के साइकिल। तो सिर्फ एक अच्छा डिसीजन लेना काफी नहीं है। वही तो, सिर्फ सही फैसला लेना काफी नहीं है, सही वक्त पर वही फैसला लेना उतना ही जरूरी है। बिल्कुल। और जब हम दूसरे लोगों के दरमियान आते हैं तो वहां उनकी प्रेजेंस और इन्फ्लुएंस काम आती है। सोर्स ने प्रेजेंस के 3 लेवल्स की बात की है, फिजिकल, इमोशनल और मेंटल। कैसी होती है? जब एक स्ट्रेटेजिक जीनियस किसी कमरे या मीटिंग में आता है तो वहां बैठे लोग उसकी मौजूदगी को साफ महसूस करते हैं, बिना उसके कुछ बोले। ये थोड़ा मूवी जैसा लगता है, पर असलियत में होता। और उनका इन्फ्लुएंस यानी प्रभाव किसी को चालाकी से मैनिपुलेट करना या अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना नहीं होता। तो फिर इन्फ्लुएंस क्या है उनके हिसाब से? इन्फ्लुएंस का सही और गहरा मतलब है दूसरों के मकसद और फायदे को ढूंढना और उसे इस तरह अपने ऑब्जेक्टिव के साथ अलाइन कर देना कि सामने वाले को लगे कि ये उसी की जीत है। विन विन सिचुएशन बना देना। हाँ, और ये कोई जादू की छड़ी नहीं है जो एक रात में हो जाए। सोर्स में इसके लिए कंटिन्यूअस एवोल्यूशन पे जोर दिया गया है। खुद को बेहतर बनाना कोई टेम्पररी प्रोजेक्ट नहीं है कि एक महीना जिम गए, डाइट की और फिर छोड़ दिया। हाँ, कंटिन्यूअस मेहनत लगती है। दिग्गज लोग अपने दिमागी सिस्टम्स को लगातार अपग्रेड करते हैं और सफलता के शिखर पर पहुंचने के बाद भी एक बिगिनर्स माइंड यानी एक नए सीखने वाले शिष्य का दिमाग हमेशा बरकरार रखते हैं। यहाँ ना टाइमिंग और एक्शन वाले पॉइंट पर एक अजीब सा कॉन्ट्रडिक्शन लग रहा है मुझे। कैसा कॉन्ट्रडिक्शन? सोर्स मटेरियल कहता है कि एक आम दिमाग छोटे बेवजह के डिसीजंस तो बहुत जल्दी ले लेता है, लेकिन जब जिंदगी में कोई बड़ा मौका आता है तो वो डर के मारे इतना सोचना शुरू कर देता है कि वक्त निकल जाता है। हाँ, एनालिसिस पैरालिसिस कहते हैं इसको। जबकि जीनियसेस इसका पूरा उल्टा करते हैं, वो बड़े फैसले बड़ी तेजी से लेते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि जब कोई बड़ा रिस्क या मौका सामने आए तो उनकी तरह बिना सोचे समझे बस कूद जाना चाहिए? क्या ये रेकलेसनेस यानी लापरवाही की निशानी नहीं हुई? तो ये लापरवाही लग सकती है, लेकिन फर्क है कूदने में और सही वक्त पर लॉन्च होने में। जीनियसेस अंधेरे में नहीं कूदते। तो उनका जल्दी डिसीजन लेना तुक्का नहीं होता? बिल्कुल नहीं। उनकी तैयारी, उनका होमवर्क लोगों की नजरों से दूर बहुत पहले से चल रहा होता है। वो जिंदगी और मार्केट के साइकिल्स को लगातार पढ़ रहे होते हैं। ओह, यानी उन्होंने पहले से सिनेरियो सोच रखा होता है। हाँ, और जब वो ऑप्टिमल टाइमिंग की उस सही वक्त की छोटी सी विंडो कुछ पलों के लिए खुलती है तो वो तुरंत एक्शन लेने के लिए पहले से ही पूरी तरह तैयार और पोजीशन्ड होते हैं। एक आम दिमाग उस वक्त घबरा कर तैयारी शुरू करता है जब मौका सामने दरवाजे पर खड़ा होता है, और तब तक ट्रेन निकल चुकी होती है। एग्जैक्टली। जीनियसेस अपने औजारों को लगातार धार लगाते रहते हैं ताकि जब भी वक्त आवाज दे वो बिना किसी झिझक पूरे आत्मविश्वास के साथ अपना दांव चल सके। ये लापरवाही नहीं है, ये कई सालों की कैलकुलेटेड प्रिपेयर्डनेस है। तो अगर इन सभी बातों को एक धागे में पिरोया जाए तो क्या सार निकल कर आता है? इस पूरे गहरे विश्लेषण का सबसे बड़ा सबक यह है कि किसी भी इंसान की रियलिटी, उसकी जिंदगी की हकीकत किसी किस्मत, भाग्य या सिर्फ और सिर्फ बाहरी हालात की मोहताज नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये पूरी तरह से उस व्यक्ति के द्वारा चुने गए कॉग्निटिव सॉफ्टवेयर, उसके दिमागी सेटअप
और हर रोज किए गए छोटे छोटे निर्णयों का एक कंपाउंड इफेक्ट है। चाहे हम किसी भी फील्ड में हों। हाँ, चाहे किसी की प्रोफेशनल फील्ड कुछ भी हो, चाहे कोई अभी कॉलेज में हो, किसी नई छोटी सी दुकान का ओनर हो, या किसी बड़ी कंपनी की बोर्ड मीटिंग की तैयारी कर रहा हो, ये स्ट्रैटेजिक जीनियस फ्रेमवर्क्स हर एक स्थिति पे यूनिवर्सली अप्लाई होते हैं। सही बात है। जिंदगी के सबसे अहम पहलू, किसी का स्वास्थ्य, उसकी आर्थिक स्थिति या उसके आपस के रिश्ते, इन सभी चीजों को एक सोची समझी स्ट्रैटेजी के साथ इंटेंशनली डिजाइन किया जा सकता है। इंसान अपने हालात का सिर्फ एक पात्र नहीं है, वो इस पूरी फिल्म का आर्किटेक्ट और डायरेक्टर दोनों है। इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बात माननी पड़ेगी कि ऐसी गहरी नॉलेज तभी ताकत बनती है जब उसे पढ़ने सुनने के बाद जीवन में उतारा जाए। सोर्स में समझाया गया ये बड़ा फ्रेमवर्क किसी डायरी में लिखकर छोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हर दिन हर सांस के साथ जीने के लिए। सही कहा। तकनीकी और दिमागी चर्चा के बाद ना, जब मैं सभी पहलुओं को देखती हूँ तो एक बहुत ही असुविधाजनक और गहरा सवाल आकर खड़ा हो जाता है। क्या सवाल है वो? अगर कोई अपनी आम इंसानियत को पूरी तरह से डिलीट करके अपने दिमाग को 100% रीप्रोग्राम कर ले, तो इसका अंत क्या होगा? और ठीक यही वो आखिरी और सबसे बड़ा सोचनीय विषय है जिस पर हम इस गहरे विश्लेषण को छोड़ना चाहेंगे। आज की चर्चा से ये तो साफ हो गया कि पुरानी कमजोर आइडेंटिटी और सोसाइटी की दी हुई डिफॉल्ट प्रोग्रामिंग को डिलीट करके एक बिल्कुल नया हाइपर एफिशिएंट और तगड़ा स्ट्रेटेजिक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जा सकता है। हाँ, कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जब एक आम भावनाओं वाला व्यक्ति पूरी तरह से एक नए ठंडे और हर चीज को नापने तोलने वाले कैलकुलेटिंग स्ट्रेटेजिक जीनियस में तब्दील हो जाता है, तो उसके उन पुराने नरम रिश्तों का क्या होता है? ये सोचने वाली बात है। उसके बीते वक्त की मासूम यादों और उसके पुराने सहमे हुए मैं का क्या होता है? क्या एक परफेक्ट, कभी ना हारने वाला स्ट्रेटेजिक दिमाग पाने की कीमत अपनी वही पुरानी मासूमियत, अपनी नादानी या अपनी पिछली आम पहचान को हमेशा के लिए दफन कर देना है? एक बहुत बड़ी कुर्बानी लगती है ये तो। जब दुनिया में उठने वाला हर कदम, हर एक डिसीजन, हर एक मुस्कुराहट और यहाँ तक कि हर एक लाया गया फूल भी सिर्फ और सिर्फ एक वेल प्लान्ड स्ट्रैटेजी का हिस्सा बन जाए, तो क्या उस दिमाग के अंदर वही भोलापन और इंसान बचेगा जिसे उसके बचपन के दोस्त और उसके घर वाले प्यार करते थे? क्या बात है, ये तो वाकई दिल को छू गया। क्या इतनी ऊंचाई पर पहुंचकर अकेलेपन का शिकार हो जाना लाजमी है? ये एक ऐसी भारी कीमत है जिस पर आगे के किसी भी सफर को शुरू करने से पहले सभी को अकेले में बैठकर आत्मविचार जरूर करना चाहिए। ये वाकई में एक ऐसी दुविधा है जो सोचने पर मजबूर कर देती है। क्या जिंदगी का हर लम्हा सिर्फ एक कैलकुलेशन होना चाहिए, या फिर बिना सोचे समझे निभाए जाने वाले ह्यूमन कनेक्शन के लिए भी कोई कोने की जगह बचती है? ये सिर्फ एक रणनीति का हिस्सा नहीं, अपने आप में एक बहुत बड़ी दार्शनिक खोज है मेरी समझ से। एकदम ठीक कहा आपने, और यही बड़ा दर्शन हमें ठीक वहीं वापस ला खड़ा करता है जहां से हमने आगाज किया था। हर सेकंड आने वाले 11 मिलियन बिट्स वाली ट्रेलर पर। हाँ, हर एक सेकंड में दुनिया से आने वाले 1 करोड़ 10 लाख बिट्स का शोर, जिससे फिल्टर करके हमारा ये अजीब और कमाल का दिमाग हमें सिर्फ 40 बिट्स का एक छोटा सा एडिटेड ट्रेलर दिखाता है। सही बात है। अब जब ये राज खुली गया है कि इस पूरे ट्रेलर का, इस अधूरी हकीकत का डायरेक्टर कोई और नहीं बल्कि दिमाग का खुद का चुना हुआ सॉफ्टवेयर है, तो सवाल सिर्फ ये बचता है कि कल सुबह उठने के बाद जो आगे की नई फिल्म शूट होने वाली है वो कैसी होगी। और सबसे जरूरी बात, जब उस फिल्म का पर्दा उठेगा तो उसमें असली किरदार किस आइडेंटिटी का होगा। जिंदगी की सबसे बड़ी स्क्रीन पर आगे क्या चलाना है, ये फैसला पूरी तरह से उस डायरेक्टर की अपनी कुर्सी पर टिके रहने के इरादे पर निर्भर करेगा।